हमारी चर्चा हो रही थी चैप्टर 4 में टॉपिक जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट, कम्युनलिज्म का। यानी ऐसा देखा जाता है कि जब धर्म का प्रयोग वास्तव में राजनीति के साथ होने लगता है, वैसी स्थिति में स्थिति बहुत ही तनावपूर्ण हो जाती है। सबसे बड़ी बात है इसमें जब धर्म को राष्ट्र से जोड़ दिया जाता है तो और परेशानी बढ़ जाती है। इसलिए धर्म को राजनीति से अलग रखना श्रेयस्कर होगा, किंतु ऐसा होता नहीं है। अपनी निहित स्वार्थ के वशीभूत नेता पब्लिक खास करके ऐसे रिलीजन का प्रयोग करते हैं जो ताकि उनका एडवांटेज, उस पार्टी का एडवांटेज अधिक से अधिक मिले। किंतु हमें इन सब से ऊपर उठना चाहिए, क्योंकि ये इतना खतरनाक होता है, इतना डेंजरस होता है कि व्यक्ति अपने विवेक को खो देते हैं। आपने इतिहास पढ़ा होगा कि जब देश को आजादी मिली, कैसे दो समुदायों में, दो धर्मों के बीच में, दो धर्म के मानने वाले अनुयायियों के बीच में किस प्रकार से खूनी संघर्ष हुआ था। और अंग्रेज इस प्रकार का विभेद के लिए इसका बीजारोपण मैं अंग्रेज को देता हूं, क्योंकि उनका एकमात्र लक्ष्य था कि चूंकि अब देश के ऊपर शासन करना तो संभव नहीं है, किंतु देश को इस प्रकार से खंडित कर देना है ताकि जाते जाते भी देश तबाह और बर्बाद हो जाए। क्योंकि उस समय में ब्रिटिश हुकूमत की मानसिकता भारत के प्रति बहुत ही नकारात्मक। यही कारण है कि आप लोगों को हिस्ट्री में दीदी जी पढ़ाई होंगी कि पृथक निर्वाचन की व्यवस्था, कि चुनाव में मुस्लिम समुदायों को विशेष निर्वाचन की सुविधा दी जाए, ऐसी व्यवस्था बनाई गई, दी जानी चाहिए। इससे क्या हुआ कि हिंदू समुदाय से मुस्लिम समुदाय को अलग करने का कार्य शुरू किया। और क्यों? इसलिए कि देश का विभाजन हो, देश के टुकड़े टुकड़े हों, क्योंकि अंग्रेजों की नीति ही वही थी, डिवाइड एंड रूल। आपस में विभेद पैदा कर दो, सभी आपस में लड़ेंगे कटेंगे और आराम से हम शासन करते रहेंगे भारत के ऊपर। किंतु बाद में जब भारतीय में एकजुटता आई और अंग्रेजों को यहां से जाने के लिए विवश होना पड़ा, तो जाते जाते इन्होंने ऐसी गंदी राजनीति की कि दोनों कौम के बीच में नफरत की भावना को भरने का बीजारोपण कर दिया।
पृथक निर्वाचन की व्यवस्था कर दी गई, यानी कि मुस्लिम समुदायों को विशेष प्रकार से मतदान में भाग लेने के लिए प्रावधान दिया है, यानी हिंदू और मुस्लिम आपस में बढ़ जाना, यहीं से बीजारोपण होता है। फिर धार्मिक गुरुओं के द्वारा भी इसको और भी आग में घी डालने का काम किया गया। उसके बाद भी लगा कि नहीं, लगता है कि बहुत है, हम जिस उद्देश्य से ये बीजारोपण का कार्य किए हैं, इसमें लगता है कि वो प्रखरता नहीं रह गई है, अभी भी बहुत ज्यादा एकजुटता देखने को मिल रही है। कब क्या किया गया 1932 ईस्वी में, अलग है, हरिजन एक्ट लागू किया गया, ताकि अब एक तो मुस्लिम को अलग कर दिया गया, मुस्लिम समुदायों को हिंदुओं से, अब हिंदुओं में भी क्या किया गया, तो हरिजन को अलग कर दिया गया। क्यों? ताकि हिंदुओं में भी आपस में विभेद बन जाए, तो उनकी सोच, उनकी मानसिकता जो थी इसी से प्रमाणित हो जाता है, और इसी का जब विभत्स रूप हो जाता है, सबको ज्ञात है कि सांप्रदायिकता धर्म को राजनीति से जोड़ करके उसका बेहद विभत्स रूप प्रस्तुत करने का कार्य विभिन्न समुदाय के लोगों ने किया। आजादी मिली उसके बाद भी इतना नरसंहार हुआ, इतना नफरत पैदा किया गया कि देश लहूलुहान हो गया। देश की जनता तथा देश का धन में अपार क्षति, और इन्हीं तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए क्या किया गया, तो संविधान निर्माताओं ने इस विषम परिस्थिति को अनुभव किया और स्पष्ट कर दिया कि नहीं, अपना संविधान ऐसा होना चाहिए जिसमें एक कम्युनलिज्म की बू भी नहीं आए। इसीलिए इन्होंने संविधान निर्माण के समय में एक बड़ा ही महत्वपूर्ण शब्द को जोड़ा बाद के कालखंड में, और उसमें स्पष्ट किया गया कि अपना राष्ट्र एक सेकुलर स्टेट के रूप में जाना जाएगा। सेकुलर स्टेट, कौन सा स्टेट? सेकुलर, जिसको हम लोग कहते हैं पंथ निरपेक्ष राज्य। इसको बाद के कालखंड में जोड़ करके इस प्रकार की जो खतरनाक स्थिति उत्पन्न न हो, इसके लिए इस अस्त्र का प्रयोग किया गया, क्योंकि अपना देश धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में है, यानी किसी भी धर्म विशेष की प्रायोरिटी नहीं रहेगी, यानी राष्ट्र किसी धर्म के नाम पर नहीं जाना जाएगा और सभी धर्म को एक समान नजर से देखा जाएगा। अर्थात न कोई धर्म श्रेष्ठ होगा और न ही कोई धर्म निकृष्ट होगा या इंफीरियर होगा। इस प्रकार का
भाव प्रस्तुत होता है इस सेकुलर शब्द के जुट जाने से। किंतु राजनीति, मैंने कल भी स्पष्ट किया था कि राजनीति में व्यक्ति, नेता अपने निहित स्वार्थ के लिए किस हद तक नीचे उतर जाता है वो स्वयं नेता को भी पता नहीं होता है। ऐसा विचार प्रस्तुत नहीं करना, ऐसा कार्य नहीं करना जो देश की जनता के हित में न हो, जो देश के कल्याण में न हो, ऐसा कार्य कभी नहीं करना। किंतु ऐसा होता नहीं। अपना हित यदि अपना हित है तो उस स्थिति में देश की बहुत बड़ी क्षति भी हो रही है, अपार जन की भी क्षति हो रही है, तो चलेगा। मैं नाम नहीं बताऊंगा। ये बात 1984-85 के आसपास की है। अपने राज्य की ही बात है, बिहार राज्य। एक बहुत बड़ा घोटाला का मामला प्रकाश में आया था। पता चला कि तत्कालीन मुख्यमंत्री पटना के गांधी मैदान को ही किसी विदेशी कंपनी को रजिस्टर्ड कर रहे थे। कुछ न कुछ तो सच्चाई जरूर रहती है, लेकिन बाद के कालखंड में जब विपक्षियों को पता चला या इस प्रकार की सुगबुगाहट विपक्षियों के बीच में हुई, तो इस बात को वहीं पर रफा दफा कर दिया। इसीलिए हम कभी भी जब भी क्लास लेते हैं तो आप लोगों को बताते हैं, गवर्नमेंट के बारे में जब पढ़ाते हैं तो बताते हैं कि एक सफल लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में एक सशक्त विपक्षी का होना बेहद आवश्यक होता है, जो देश की शासन व्यवस्था और सरकार को नियंत्रित करने का कार्य, कंट्रोल में रखने का कार्य करते हैं, अथवा सरकार बेलगाम हो जाए। यहाँ बेलगाम से क्या तात्पर्य है? आप लोगों ने आजकल तो अब जो स्थिति बनती जा रही है कि इतना बड़ा परिवर्तन हुआ है कि पहले घोड़े वगैरह की सवारी होती थी और घोड़ा को व्यवस्थित ढंग से चलाने के लिए, अच्छी चाल में चलाने के लिए उसको एक लगाम होता था, वो गति को कंट्रोल करने के लिए, बैलेंस करने के लिए, घोड़ा बदमाशी नहीं करे इसके लिए। तो जिस प्रकार से घोड़े को व्यवस्थित ढंग से, संतुलित ढंग से, समान गति से चलाने के लिए उसको लगाम की आवश्यकता होती है, ठीक उसी प्रकार से एक सफल लोकतांत्रिक राष्ट्र में सरकार व्यवस्थित ढंग से चले, इसीलिए सरकार को लगाम लगाने का कार्य यही विपक्षी ही करती है। तो पता चला जब विपक्षियों को इस प्रकार की जब बात आई तो कोहराम मचा और अंततः है पटना का गांधी मैदान रजिस्टर्ड होने, किसी व्यक्ति विशेष के हाथ से रजिस्टर्ड होने से बच गया। ढेर सारे ऐसे उदाहरण हैं। मैं किसी नेता का नाम लेना नहीं पसंद करूंगा क्योंकि इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, किंतु सच्चाई कभी भी सच्चाई ही होती है। लेकिन धर्म शास्त्र ऐसा बताता है कि सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात नो ब्रूयात सत्यम अप्रियम, यानी सत्य बोलना चाहिए, प्रिय बोलना चाहिए, लेकिन ऐसा भी सत्य नहीं बोलना चाहिए जो लोगों को अप्रिय लगे। इसीलिए कभी कभी ऐसी बात आती है, ऐसे मुद्दे आते हैं जिसमें भारतीय संविधान में उन बिंदुओं पर जो चर्चा होती है तो क्या किया जाता है, तो वहां पर भारतीय संविधान मौन हो जाता है। देश काल परिस्थिति के अनुसार से उन नियमों की विशद व्याख्या की जाती है। तो इस तरह से
ऐसा एक शब्द जोड़ा गया संविधान में जिसको हम लोग सेक्युलर स्टेट के रूप में जानते हैं। ये सेक्युलर स्टेट क्या है तो अभी अभी क्लियर किया, जिस देश का अपना राष्ट्र के रूप में एक अलग धर्म के रूप में अपनी पहचान नहीं होती। यानी सभी धर्म, आप सबको ज्ञात है कि भारतवर्ष में कई धर्म, संस्कृति, भाषा, रीति रिवाज, रहन सहन के लोग का समागम, संगम है और सभी धर्मों को एक समान अधिकार दिया जाता है। किसी धर्म विशेष को विशेष प्रायोरिटी नहीं दी जाती है। यही कारण है कि भारत के संविधान को अत्यंत ही आदर्श संविधान के रूप में जाना जाता है। तो यहाँ पर सेकुलर शब्द है, आपको पता होना चाहिए बगल का आपका पड़ोसी राष्ट्र है पाकिस्तान है। पाकिस्तान जो राष्ट्र है वह इस्लाम राष्ट्र के रूप में घोषित है। श्रीलंका है बौद्ध के समर्थक है, उस रूप में प्रसिद्ध है। इंग्लैंड है ईसाई के रूप में प्रसिद्ध है, राष्ट्र के रूप में प्रसिद्ध है। किंतु भारत में ऐसी बात नहीं है। भारत में सभी धर्मों को एक समान नजर से देखा जाता है। तो इसलिए संविधान के विशेषज्ञों ने ऐसे शब्द का प्रयोग करके और इस प्रकार से जो कम्युनल की स्थिति थी उसको बहुत हद तक कंट्रोल करने का प्रयास किया। किंतु मैंने पहले ही कहा था कि नेताओं के द्वारा अपने स्वार्थ की रोटी सेकने के लिए इस हथकंडे को बीच बीच में प्रयोग करने से रोका नहीं जा सकता है। अंततः लोग इसको होना, ये चेक है राजनीतिज्ञों का, ये चेक है। चेक जानते हैं ना, आपके माता पिताजी के पास में उनके नाम से चेक होगा, बैंक वगैरह में खाता होगा, कई एक बच्चे के भी नाम से हो सकता है कि हो। यानी कि बैंक में आपने अकाउंट खुलवाया है और उसमें पैसा आपका जमा है, तो आप नहीं भी जाएं, उस एक प्रकार का विशेष प्रकार का कागज होता है जो बैंक के द्वारा जारी किए जाते हैं। हम लोग जब मरीन क्रेडिट में प्रवेश करेंगे, चर्चा करेंगे आप ही के क्लास में 10th में ही, तब आपको हम बताएंगे ये चेक के बारे में डिटेल्स रूप में। चेक, ड्राफ्ट, हुंडी, ये सारे तथ्यों को आपको समझना है। एक विशेष प्रकार का कागज होता है जो बैंक के द्वारा जारी किए जाते हैं, इशू किए जाते हैं, और उस पर आप एक निर्धारित राशि आपकी आवश्यकता अनुसार और आपके अकाउंट्स की क्षमता अनुसार आप उसमें अमाउंट भर देते हैं। जिस व्यक्ति को देना है उसका नाम दे देते हैं, साइन कर देते हैं, दे देते हैं, तो उतना रुपया उस व्यक्ति को मिल जाता है या उनके खाते में चला जाता है। तो यानी कि वो उसी प्रकार से राजनीतिज्ञों के लिए ये शब्द जो है वह एक प्रकार का चेक, कि जब जब इलेक्शन का समय आता है तो ऐसे तथाकथित नेता लोग इस कम्युनलिज्म का शब्द का जो चेक के रूप में हम लोग मानते हैं, इस दृष्टिकोण से खूब जम के प्रयोग करना शुरू कर देते हैं। मतलब हाउ टू अट्रैक्ट टू ऑल पीपुल्स, टू ऑल पब्लिक इन द फेवर ऑफ द कंसर्निंग लीडर्स। इट इज ओनली द एटीट्यूड। यानी ये क्या है कि प्रत्येक लीडर का यही उद्देश्य होता है कि कैसे हम देश की जनता को अपनी ओर आकर्षित करें, और इसके लिए जो भी हथकंडे अपनाने पड़े, चाहे देश जाए भाड़ में, देश में अपार क्षति हो, लेकिन उससे नेता को कोई प्रभाव नहीं पड़ता। उनकी स्वार्थ की सिद्धि होनी चाहिए।
यही मात्र एक लक्ष्य होता है। तो इस तरह से ये चेक का प्रयोग करते हैं, किंतु इलेक्शन कमीशन इस पर पैनी नजर रखती है। ये इलेक्शन कमीशन इस पर पैनी नजर रखता है, इसलिए कि यदि आप चुनाव में ऐसे किसी प्रकार के हथकंडे को अपनाएंगे, आपका नॉमिनेशन तक को निरस्त किया जा सकेगा। ये कंट्रोल करने का तरीका आपको पता है ना। इलेक्शन कमीशन का जो गठन नियुक्ति होती है, कैसे, किस आर्टिकल के अंदर 324 पहले भी बताया है कि अंतर्गत होता है। तो ये इस पर इन तमाम बातों पर ध्यान इलेक्शन कमीशन रखता है और इस तरह से प्रयास किया जाता है कि ऐसे उन्माद न फैलाए जाएं राजनीतिक स्वार्थ के लिए। इस प्रकार का सख्त प्रयोग किया जाता है, प्रयास किया जाता है और विभिन्न नियमों के अंतर्गत इनको बांधने का कार्य किया जाता है। इसके बाद क्या है, एक वर्ड आया है, ये कास्ट है ना, जेंडर, रिलीजन, और ये लास्ट वाला जो है वो है कास्ट, जात। मैं पहले ही क्लियर कर देना चाहता हूं, जब संविधान का निर्माण हुआ था उस समय में स्पष्ट कर दिया गया था, क्लास किया गया था, किंतु तथाकथित ये क्लास क्रमशः कालक्रमेण कास्ट के रूप में परिणत हो गया। वैसे जब हम इसके इतिहास में हम जाएं तो वर्ण व्यवस्था जिस समय बनी थी उस समय में देखा गया कि कर्म के आधार पर 4 श्रेणियों में वर्ण व्यवस्था बनाई गई। जो पूजा पाठ पढ़ाई लिखाई का कार्य करता था ब्राह्मण कहलाता था, ऐसे समुदाय, ऐसे श्रेणी के, ऐसे क्लास के लोग। जो रक्षा का कार्य करता था जंगली जानवरों से, पशुओं से या अन्य बाहरी आक्रमण आदि से, तो इसके लिए जो कार्य करते थे, अधिकृत होते थे, उनको क्षत्रिय कहा गया। जो वस्तुओं का आयात निर्यात आदि का कार्य किया करते थे, एक स्थान से दूसरे स्थान में वस्तुओं को लाना, ले जाना, पहुंचाना, तो उसको वणिक कहा गया। और जो इन तमाम लोगों की सेवा का कार्य कर रहे थे, शूद्र कहलाए। ऐसे क्लास, किंतु तथाकथित बाद के कालखंड में राजनीतिज्ञों के द्वारा क्या किया गया, ये क्लास को कास्ट में बदल दिया गया। तो ये वर्ण व्यवस्था के अध्ययन से स्पष्ट हो जाता है। तो आगे हम अब कास्ट पर चर्चा करेंगे। तो हमारा प्रयास रहेगा कि अगले टॉपिक, अगले क्लास में इस कास्ट पर हम लोगों को आगे बढ़ना चाहिए। कास्ट सिस्टम जो यहाँ पर है वह भी बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है और इसका बड़ा नकारात्मक प्रभाव पड़ता है समाज पर और राष्ट्र पर। इस पर हम लोग अगले दिन चर्चा करेंगे। आज की कक्षा में इतना ही। धन्यवाद।